मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा में। मित्रों आज हम सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएलएड, बीएड सेमेस्टर में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, आधुनिक कालीन शिक्षा और वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों हम शुरू करते हैं सबसे पहले बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में। यदि हम बात करें बौद्धकालीन शिक्षा के प्रवर्तक कौन है तो गौतम बुद्ध जी है बौद्धकालीन शिक्षा के प्रवर्तक। दूसरा प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता था तो बौद्ध काल में शिक्षा का प्रारंभ प्रव्रज्या संस्कार के द्वारा होता था। देखिए मित्रों यह संस्कार यानी कि प्रव्रज्या संस्कार कब होता था, किस अवस्था में होता था तो प्रव्रज्या संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में होता था। देखिए मित्रों बौद्ध काल में शिक्षा का समापन किस संस्कार के द्वारा होता था तो बौद्धकालीन शिक्षा का समापन उपसंपदा संस्कार के द्वारा बौद्धकालीन शिक्षा का समापन होता था। यदि हम बात करें बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र कौन थे तो बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र मठ थे और विहार थे। यदि हम बात करें बौद्ध काल में शिक्षण कार्य कैसे होता था तो बौद्ध काल में शिक्षण कार्य मौखिक होता था, कोई लिखित नहीं होता था। मौखिक के द्वारा शिक्षा एक दूसरे में हस्तांतरित की जाती थी। देखिए मित्रों अगला प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम प्राकृत भाषा और पाली भाषा में बौद्धकालीन शिक्षा दी जाती थी। अगला पॉइंट है बौद्ध काल में वल्लभी, विक्रमशिला, नदिया, मिथिला, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय इत्यादि शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है नालंदा विहार बौद्धकालीन शिक्षा का गौरव था। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है बौद्ध काल में शिक्षा का लक्ष्य क्या होता था तो निर्वाण प्राप्ति होता था, जिसे मोक्ष कहते हैं। तो बौद्ध काल में शिक्षा का लक्ष्य क्या होता था, निर्वाण की प्राप्ति होता था। अब मित्रों हम बात करते हैं अगले पॉइंट की मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करें तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का शुभारंभ बिस्मिल्लाह खानी संस्कार से होता था। यदि हम बात करें मुस्लिम कालीन शिक्षा का शुभारंभ किस संस्कार के द्वारा होता था तो बिस्मिल्लाह खानी संस्कार एक होता है, इसके द्वारा मुस्लिम कालीन शिक्षा का शुभारंभ होता था। तो मित्रों यदि हम बात करें बिस्मिल्लाह खानी संस्कार किस अवस्था में होती थी तो यह संस्कार जब बालक 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु में होती थी तो इसी आयु में बालक का बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता था, जिससे मुस्लिम कालीन शिक्षा का शुभारंभ होता था। अब मित्रों हम बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का मुख्य केंद्र मकतब था, मदरसा था, खानकाहे था, दरगाहे था, फारसी स्कूल थे, अरबी स्कूल थे, कुरान स्कूल इत्यादि मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। देखिए मित्रों यदि हम बात करें मकतब शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो मकतब शब्द की उत्पत्ति कुतुब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है लिखना। मकतब प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। देखिए मित्रों जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी ये मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का केंद्र था। और मकतब शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है तो कुतुब शब्द से हुई है। मकतब का क्या मतलब होता है, मकतब का अर्थ होता है लिखना। यदि हम बात करें मित्रों मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है। यदि हम बात करें मदरसा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो अरबी भाषा के दरस शब्द से हुई है। तो मदरसा का क्या अर्थ है तो मित्रों ध्यान दीजिए मदरसा का अर्थ है भाषण। मदरसा उच्च शिक्षा का केंद्र था। मदरसा का क्या अर्थ होता है तो भाषण होता है। और देखिए मित्रों मदरसा जो है यह उच्च शिक्षा का केंद्र होता था, उच्च शिक्षा केंद्र था। देखिए मित्रों मदरसा में कौन सी विधि के द्वारा शिक्षा दी जाती थी तो मदरसा में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था। व्याख्यान विधि के माध्यम से मदरसा में शिक्षा दी जाती थी। यदि हम बात करें व्याख्यान विधि का प्रयोग किस कक्षा में होती है तो व्याख्यान विधि का प्रयोग उच्च विद्यालय कक्षा में होती है। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है आगरा, जौनपुर, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, फिरोजाबाद, बीजापुर, मुल्तान, जालंधर, बीदर मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यदि हम बात करें मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में मुस्लिम कालीन शिक्षा के केंद्र कौन थे तो आगरा, जौनपुर, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर, फिरोजाबाद, बीजापुर, मुल्तान, जालंधर, बीदर मुस्लिम कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है मुस्लिम कालीन शिक्षा में साहित्य के छात्र को काबिल कहा जाता था, धर्मशास्त्र के छात्र को आलिम कहा जाता था, दर्शन शास्त्र के छात्र को फाजिल कहा जाता था।
देखिए मित्रों, यदि हम बात करें मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो साहित्य के छात्र होते थे उनको क्या कहा जाता है मुस्लिम कालीन शिक्षा में, तो इन्हें काबिल कहा जाता है। और देखिए मित्रों, जो धर्मशास्त्र की शिक्षा लेते थे इन्हें मुस्लिम कालीन शिक्षा में आलिम कहा जाता था, और जबकि जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होते थे इन्हें फाजिल कहा जाता था। इन्हें आप याद कर लीजिए। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? फारसी भाषा थी। फारसी भाषा के माध्यम से मुस्लिम कालीन शिक्षा के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। देखिए मित्रों, मुस्लिम काल में मौखिक शिक्षण विधियों का प्रयोग होता था, यानी कि लोग अपने मुख से एक दूसरे के द्वारा शिक्षा ट्रांसफ़र करते थे, हस्तांतरित करते थे, यानी कि मौखिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यदि हम बात करें मुस्लिम काल में स्त्री की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो मुस्लिम काल में स्त्री की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल दयनीय थी। स्त्रियों की उपेक्षा हुई है अधिकतर मुस्लिम कालीन शिक्षा में। देखिए मित्रों, अब हम बात करते हैं आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो 19वीं ईस्वी में फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किया। यदि हम बात करें मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो फ्रायड ने किया। कब किया, तो 19वीं शताब्दी में किया। 19वीं ईस्वी में किया, सॉरी मित्रों, 19वीं ईस्वी में किया। यदि हम मित्रों बात करें गेस्टाल्टवाद का जन्म कब हुआ, तो गेस्टाल्टवाद का जन्म 1920 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी में हुआ, गेस्टाल्टवाद का जन्म हुआ। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें 1924 ईस्वी में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। और यदि मित्रों हम बात करें गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्रता से या संपूर्णता से। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट की बात करें तो 1924 ईस्वी में वाटसन ने व्यवहारवाद नामक पुस्तक की रचना की। यदि हम बात करें व्यवहारवाद नामक पुस्तक किसने लिखा, तो वाटसन ने लिखा। कब लिखा, तो 1924 ईस्वी में लिखा। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है 1988 ईस्वी में एन सेन गुप्ता ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी। यदि हम बात करें सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसने लिखी, तो एन सेन गुप्ता ने लिखी। कब लिखी, तो 1928 ईस्वी में लिखी। यदि मित्रों हम बात करें 1954 ईस्वी में अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक की रचना की। यदि हम बात करें मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो अब्राहम मास्लो ने की। कब की, तो 1954 ईस्वी में की। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है 1997 ईस्वी में हरियाणा में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई। यदि हम बात करें नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई, तो 1997 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, तो हरियाणा में हुई। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है। किसने कहा है, तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है इदम पूर्वजों के स्मृतियों के अवशेष का भंडार है। किसने कहा है, फ्रायड ने कहा कि इदम पूर्वजों के स्मृतियों के अवशेष का भंडार है। देखिए मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में। यदि हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो पहला पॉइंट है उपनयन संस्कार। वैदिक कालीन का शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता था, तो उपनयन संस्कार के द्वारा वैदिक कालीन शिक्षा का शुभारंभ होता था। देखिए मित्रों, उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उपनयन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पास ले जाना। किसके पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है वैदिक काल में ब्राह्मणों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रियों के लिए 11 वर्ष और वैश्यों के लिए 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता था। यानी कि मित्रों, जो ब्राह्मण थे 8 वर्ष की आयु पूरा करते ही उन्हें विद्यालय में भेजा जाता था उपनयन संस्कार के बाद, जबकि वहीं पर क्षत्रिय 11 वर्ष के जब हो जाते थे तब उन्हें उपनयन संस्कार करा के विद्यालय में भेजा जाता था। जबकि जो वैश्य थे 12 वर्ष की आयु जब पूरा कर लेते थे तो इनका उपनयन संस्कार होता था, तब ये विद्यालय पढ़ने जाते थे। देखिए मित्रों, यदि हम बात करें वैदिक काल में शूद्रों का शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, तो जी बिल्कुल नहीं। वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। यदि हम बात करें वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम गुरुकुल था। यदि हम बात करें वैदिक काल में 24 वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, तो वैदिक काल में 24 वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को वसु कहा जाता था। जबकि वहीं पर 36 वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को रुद्र कहा जाता था एवं 48 वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को आदित्य कहा जाता था। यह अति महत्वपूर्ण है कि 24 वर्ष के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था, तो आप बताएंगे वसु कहा जाता था। यदि हम बात करें 36 वर्ष के अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था, तो रुद्र कहा जाता था। आदित्य किसे कहा जाता था, जो विद्यार्थी 48 वर्ष अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आदित्य कहा जाता था। कब कहा जाता था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में कहा जाता था।
यदि हम बात करें वैदिक काल में प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ विधियों का प्रयोग होता था। यदि हम बात करें शिक्षा का माध्यम कैसा था, शिक्षण विधि कैसी थी वैदिक काल में, तो प्रश्नोत्तर विधि थी, वाद विवाद विधि थी, शास्त्रार्थ विधि थी। यदि हम बात करें वैदिक काल में चरण, घटिका, टोल, परिषद, चतुष्पदी एवं विशेष विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। चरण क्या है, घटिका क्या है, टोल क्या है, परिषद क्या है, चतुष्पदी क्या है, इसको हम आगे बात करेंगे। देखिए मित्रों, चतुष्पदी की बात करें तो चतुष्पथी को ब्राह्मणी विद्यालय कहा जाता था। चतुष्पदी को कैसा विद्यालय कहा जाता था, तो ब्राह्मणी विद्यालय कहा जाता था। वैदिक काल में परीक्षा विहीन प्रणाली का प्रचलन था, यानी कि परीक्षा नहीं होती थी वैदिक काल में। वैदिक काल में श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म संस्कार शिक्षण सत्र प्रारंभ होता था और पौष माह की पूर्णिमा को उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त हो जाता था। यदि हम बात करें वैदिक काल में किस संस्कार के द्वारा शिक्षण सत्र प्रारंभ होता था, तो उपाकर्म संस्कार के द्वारा शिक्षण सत्र प्रारंभ होता था। और उपाकर्म संस्कार कब होता था, तो श्रावण मास की पूर्णिमा को होता था। यदि हम बात करें किस संस्कार के द्वारा वैदिक काल में शिक्षा का समारोह समाप्त हो जाता था, तो उत्सर्जन समारोह के द्वारा वैदिक काल में शिक्षा का सत्र समाप्त हो जाता था। और यह कब होता था, तो पौष माह की पूर्णिमा को होता था। यदि हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क थी। विद्यार्थी जाते थे और भिक्षाटन के द्वारा जो कुछ लाते थे गुरु को भी खिलाते थे और खुद भी खाते थे। तो इस प्रकार वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, बिल्कुल निःशुल्क थी। चरण में एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि मित्रों जो हमने आपको ऊपर बताया, चरण में एक शिक्षक द्वारा एक वेद की शिक्षा दी जाती थी। वहीं पर घटिका में धर्म और दर्शन की उच्च शिक्षा अनेक शिक्षक देते थे। जो घटिका होते थे या धर्म और दर्शन की शिक्षा उच्च शिक्षा के अनेक शिक्षक देते थे। यदि वहीं पर बात करें टोल में एक ही शिक्षक संस्कृति की शिक्षा देता था, यानी कि जो टोल था उसमें एक ही शिक्षक होता था और संस्कृति की शिक्षा देता था। वहीं पर यदि हम बात करें परिषद में लगभग 10 शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षित किया जाता था, यानी कि 10 शिक्षक मिलकर परिषद में छात्रों को शिक्षा देते थे। और वहीं पर चतुष्पदी में धर्म, दर्शन, वेद, पुराण, विधि आदि की शिक्षा दी जाती थी। यदि हम बात करें उपनयन संस्कार, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार के द्वारा होता था, तो वैदिक कालीन शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार के द्वारा होता था। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।